सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके स्टडी K9H पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं, और ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास के साथ एक बार ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाइए और फटाफट है जो कि क्लास को एक बार दबा के शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देख लेते हैं राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं। सती प्रथा, क्या है ये सती प्रथा, बताइए आप मुझे। सती प्रथा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सती प्रथा? कि जिसमें जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी क्या करती है, उसके शव के साथ जलकर है जो कि मृत्यु को वरण हो जाती है, उसे कहते हैं सती प्रथा। किसे कहते हैं? जब पत्नी पति के शव के साथ पति के शव के साथ जलकर मृत्यु को वरण हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? सती प्रथा। समझ में आया कि जब पत्नी है जो कि पति की जब मृत्यु हो जाती है तो पत्नी क्या करती है, उसके शव के साथ जलकर के जो कि मृत्यु को वरण हो जाती है, वे कहलाती है सती प्रथा। और सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली राजस्थान की कौन सी रियासत थी? क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी, बताइए। जिसके द्वारा सती प्रथा पर सबसे पहले नंबर पर रोक लगाई गई थी, कौन सी रियासत थी? बूंदी। और बूंदी के द्वारा रोक लगा दी गई थी कब? सती प्रथा पर 1822 ईस्वी में। ठीक है। और दूसरी रियासत का नाम था जिसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी, अलवर। और अलवर के द्वारा रोक लगाई गई थी कब? 1830 में। ये भी ध्यान में रखना होगा आपको। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की दूसरी रियासत थी। ठीक है। प्रथम रियासत तो सभी जानते हैं कि बूंदी है, और बूंदी के द्वारा 1822 ईस्वी में रोक लगाई गई थी। लेकिन क्वेश्चन जो बनकर आ जाए कि राजस्थान की वे दूसरी रियासत जिसके द्वारा सती प्रथा पर जो थी रोक लगाई गई, तो अलवर, जिसके द्वारा 1830 ईस्वी में रोक लगा दी गई थी। या फिर पूछा जा सकता है कि राजस्थान की वे तीसरी रियासत जिसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई, तो जयपुर। और जयपुर के द्वारा सभी जानते हैं कब रोक लगाई दी गई थी? 1844 ईस्वी में। ठीक है। इसके अलावा चौथी रियासत का नाम था जोधपुर, और जोधपुर के द्वारा रोक लगाई गई थी 1848 ईस्वी में सती प्रथा पर। ठीक है। और पांचवें नंबर पर थी उदयपुर रियासत, जिसके द्वारा रोक लगाई गई थी 1861 ईस्वी में। ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इस सती प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की तीसरी रियासत है जयपुर। जयपुर के द्वारा 1844 ईस्वी में रोक लगा दी गई थी। या फिर है जो कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की चौथी रियासत का नाम बताइए, तो है जोधपुर, जिसके द्वारा 1848 ईस्वी में रोक लगा दी गई थी। और उसके बाद लगाई थी उदयपुर रियासत के द्वारा रोक, और उदयपुर रियासत के द्वारा 1861 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान की अंतिम महिला जो सती हुई थी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की अंतिम सती महिला क्या नाम था, बताइए। कि राजस्थान की अंतिम सती महिला का क्या नाम था? तो उनका क्या नाम था? रूप कंवर, जो सती हुई थी, रूप कंवर। और रूप कंवर का संबंध आपको पता है कहाँ से है? रूप कंवर का संबंध देवराला शिखर से। कहाँ से है? देवराला शिखर से। ठीक है। जो कि 4 सितंबर 1987 को
क्षति हुई। ठीक है, इस कारण राजस्थान में सती प्रथा जो अधिनियम है वो 1987 में बनाया गया था सती प्रथा को रोकने के लिए। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान की अंतिम सती महिला का नाम बताइए। तो रूप कंवर, और रूप कंवर का संबंध था देवराला शिकार से, और कब ये सती हुई थी? 4 सितंबर 1987। ठीक है, सती प्रथा आप समझ गए होंगे, सती प्रथा किसे कहते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं कन्यावत। बताइए कन्यावत किसे कहते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि कन्यावत किसे कहते हैं तो क्या करोगे? कन्यावत की जो प्रथा है ये विशेष रूप से किसमें प्रचलित थी? राजपूतों में। ठीक है, बता देते हैं एक बात कि जो कन्या प्रथा है, कन्यावत की प्रथा राजपूतों राजपूतों में ये प्रचलित थी। यानी कन्या के जन्म लेते ही उसका वध कर दिया जाता था, इसे कहते हैं कन्यावत। ठीक है, कन्यावत की प्रथा राजपूतों में प्रचलित थी। कन्या के जन्म लेते ही कन्या के जन्म लेते ही कन्या का वध कर दिया जाता था। कन्या का वध कर दिया जाता था। अभी आपको मैंने बताया था सती प्रथा किसे कहते हैं, और अब बताया है कन्यावत किसे कहते हैं। कन्यावत की राजपूतों में विशेष रूप से प्रथा प्रचलित थी, और इसमें है कि कन्या के जन्म लेते ही कन्या का क्या कर दिया जाता था? वध कर दिया जाता था, इसे कहते हैं कन्यावत। और कन्यावत पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत का नाम बताइए। क्वेश्चन बनकर आ जाए कि कन्यावत पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी है? कोटा। कौन सी रियासत है? कोटा प्रथम नंबर पर। कोटा के द्वारा कन्यावत पर कब रोक लगाई गई थी? 1833 ईस्वी में। और यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनकर आएंगे, देख लेना आप। ठीक है, पहली रियासत का नाम था कोटा और दूसरी रियासत का नाम है बूंदी। इसके द्वारा कन्यावत पर रोक लगाई गई थी 1834 ईस्वी में। तो आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि कन्यावत किसे कहते हैं या फिर सती प्रथा किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल भाषा में आपको बिल्कुल समझाया जा रहा है। इसके अलावा देख लेते हैं हम यहाँ पर त्याग प्रथा। क्या देखने वाले हैं? त्याग प्रथा की त्याग प्रथा किसे कहते हैं? बताइए त्याग प्रथा किसे कहते हैं? बताइए क्या है ये त्याग प्रथा? त्याग प्रथा किसे कहते हैं? कि राजपूतों में कन्या के विवाह होने पर पिता के द्वारा है या ढोली चारण या फिर है जो कि वो विशेष रूप से इसमें दान दक्षिणा दी जाती है, इसे कहते हैं त्याग प्रथा। ठीक है, तो ये प्रथा भी राजपूतों में विशेष रूप से प्रचलित है। त्याग प्रथा किसे कहते हैं? पहले इसकी परिभाषा समझना आवश्यक है आपके लिए। ठीक है, कि राजपूतों में कन्या के विवाह होने पर राजपूतों में कन्या के विवाह कन्या का विवाह होने पर पिता द्वारा ढोली या फिर भाट या फिर चारण आदि अन्य जातियों को विशेष रूप से दान दक्षिणा दी जाती है। विशेष रूप से दान दक्षिणा विशेष रूप से दान दक्षिणा दी जाती थी, और इसे कहते हैं त्याग प्रथा। ठीक है, समझ में आया? इसे कहते हैं त्याग प्रथा। ये राजपूतों में कन्या का विवाह करने पर है जो कि पिता के द्वारा ढोली चारण या भट्ट और या अन्य जाति के लोगों को विशेष रूप से जो कि दान दक्षिणा दी जाती थी, इसे कहते हैं त्याग प्रथा। और त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली राजस्थान की रियासत का नाम था जोधपुर, जिसके द्वारा सन 1841 ईस्वी में रोक लगाई गई थी। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है।
कि त्याग प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत, राजस्थान की प्रथम रियासत जिसके द्वारा त्याग प्रथा पर रोक लगाई गई थी वो थी जोधपुर। और जोधपुर के द्वारा सन 1841 ईस्वी में त्याग प्रथा पर रोक लगा दी गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं और राजस्थान की कौन कौन सी प्रथा प्रचलित है। डाकण प्रथा, ये डाकण प्रथा क्या है, किसे कहते हैं डाकण प्रथा? किसी स्त्री पर डाकण होने की संदेह की स्थिति में उसे क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, उसे कहते हैं डाकण प्रथा। ठीक है, किसी स्त्री पर, किसी स्त्री पर, किसी स्त्री पर डाकण होने की संदेह की स्थिति में संदेह संदेह की स्थिति में उसे मार दिया जाता था, उसे मार दिया जाता था। भाई ये जानना भी तो आवश्यक है कि डाकण प्रथा किसे कहते हैं, फिर सती प्रथा किसे कहते हैं, फिर त्याग प्रथा क्या होती है। ठीक है, ये समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि डाकण प्रथा किसे कहते हैं, कि यदि किसी स्त्री पर डाकण होने की संदेह की स्थिति में उसे क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था, उसे कहते हैं डाकण प्रथा। और डाकण प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली राजस्थान की रियासत का नाम था उदयपुर, जिसके द्वारा सन 1853 ईस्वी में रोक लगाई गई। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि डाकण प्रथा पर सर्वप्रथम सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत का कौन नाम था, उदयपुर। और उदयपुर के द्वारा रोक लगाई गई थी कब, 1853 ईस्वी में, यानी 1853 ईस्वी में सूरज सिंह के शासनकाल में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि डाकण प्रथा किसे कहते हैं, कि किसी भी स्त्री पर डाकण होने की संदेह की स्थिति में जब उसे मार दिया जाता है तो उसे कहते हैं डाकण प्रथा। और डाकण प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत का नाम था उदयपुर, जिसके द्वारा सन 1853 ईस्वी में रोक लगा दी गई। इसके अलावा दास प्रथा किसे कहते हैं, बताइए क्या है ये दास प्रथा, क्या है ये दास प्रथा, क्या होती है दास प्रथा? कि इसमें है जो कि दासों को एक संपत्ति के रूप में माना जाता है, उसे कभी भी खरीदा या बेचा जा सकता है, या फिर कोई भी कार्य करवाया जा सकता है, उसे कहते हैं दास प्रथा। समझ में आया कि दास प्रथा किसे कहते हैं? इसमें दासों को, इसमें दासों को एक संपत्ति के रूप में माना जाता है, एक संपत्ति के रूप में एक संपत्ति के रूप में माना जाता है, उसे कभी भी बेचा जा सकता है, उसे कभी भी बेचा जा सकता है, या फिर उससे कोई भी कार्य करवाया जा सकता है, उसे कहते हैं हम दास प्रथा। ठीक है, और दास प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की जो प्रथम रियासत है वह है कोटा। और कोटा के द्वारा सन 1832 ईस्वी में रोक लगाई गई थी दास प्रथा पर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कौन सी रियासत के द्वारा लगाई गई थी, तो कोटा रियासत के द्वारा। कब लगाई गई थी, 1832 ईस्वी में। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। ठीक है, दास प्रथा भी हमने समझ लिया। इसके अलावा राजस्थान में कौन कौन सी प्रथा प्रचलित है, मानव व्यापार देख लेते हैं। मानव व्यापार क्या होता है, क्या है मानव व्यापार, कौन सी प्रथा है कि इसमें जो मनुष्य है इसका जो कि व्यापार किया जाता है, उसे बाजार में खरीदा या बेचा जा सकता है, उसे कहते हैं मानव व्यापार। यानी दासों के रूप में उसका है जो कि व्यापार किया जाता है बाजार में।
दासों के रूप में, दासों के रूप में मनुष्य का व्यापार किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यापार किया जाता है। समझ में आया? ये मानव व्यापार किसे कहते हैं? कि इसमें है जो कि दासों के रूप में है जो कि मनुष्य का व्यापार किया जाता है, उसे बाजार में खरीदा या बेचा जाता है। ये भी ध्यान में रखना है कि उसे बाजार में क्या किया जाता है? खरीदा और बेचा जाता है। इसे कहते हैं मानव व्यापार। ठीक है। और जो मानव व्यापार है, इस पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत का नाम बताइए आप मुझे, जिसके द्वारा मानव व्यापार पर रोक लगाई गई थी। बताइए प्रथम रियासत। जिसके द्वारा मानव व्यापार पर रोक लगाई गई थी। जिसके द्वारा रोक, प्रथम रियासत का नाम आप सभी जानते हैं, जयपुर रियासत थी। और जयपुर रियासत के द्वारा मानव व्यापार पर रोक लगाई गई थी कब? 1843 ईस्वी में। ठीक है, समझ में आया? या फिर दूसरी रियासत का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो दूसरी रियासत का नाम था उदयपुर। उदयपुर के द्वारा मानव व्यापार पर कब रोक लगाई गई थी? सन 1863 ईस्वी में। या फिर तीसरी रियासत का नाम भी पूछा जा सकता है, तो कोटा की तीसरी रियासत, और कोटा के द्वारा सन 1867 ईस्वी में रोक लगा दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन यूं बनकर आ सकता है कि मानव व्यापार पर रोक लगाने वाली राजस्थान की दूसरी रियासत है तो उदयपुर। उदयपुर के द्वारा सन 1863 ईस्वी में रोक लगाई गई थी। ये तो सभी जानते हैं कि मानव व्यापार पर रोक लगाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत थी जयपुर, और जयपुर के द्वारा सन 1843 ईस्वी में रोक लगाई गई थी। इसके अलावा देख लेते हैं हम और कौन सी प्रथा है। समाधि प्रथा। क्या है समाधि प्रथा? बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो समाधि प्रथा है ये क्या है? समाधि प्रथा बताइए, किसे कहते हैं समाधि प्रथा? ये जो प्रथा है समाधि, ये की जाती है साधु सन्यासियों के द्वारा। ठीक है, साधु सन्यासियों में प्रचलित प्रथा है साधु सन्यासियों, साधु सन्यासियों में प्रचलित प्रथा। और इसमें है जो कि साधु सन्यासी अपनी स्वेच्छा से क्या करते हैं? अपने प्राणों का त्याग करते हैं। ठीक है, इसमें साधु सन्यासी अपनी स्वेच्छा से या अपनी इच्छा से प्राणों को त्यागते हैं, प्राणों को त्याग देते हैं। यानी वो जल समाधि ले लेते हैं या फिर उनको भूमि में वो दफन हो जाते हैं अपनी इच्छा से। उसे कहते हैं समाधि प्रथा। और समाधि प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की जो रियासत है उसका नाम बताइए, जिसके द्वारा समाधि प्रथा पर प्रथम रोक लगाई गई। जयपुर। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कौन सी रियासत के द्वारा लगाई गई थी? तो जयपुर। जयपुर के द्वारा सन 1844 ईस्वी में समाधि प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। यहाँ तक क्लियर हो गया कि समाधि प्रथा किसे कहते हैं? कि इसमें साधु सन्यासियों के द्वारा क्या किया जाता है? अपनी इच्छा से प्राणों को त्याग दिया जाता है, या तो उनके द्वारा है जो कि जल में है जो कि प्राण त्यागे जाते हैं, या फिर भूमि में दफन हो जाते हैं वो अपनी इच्छा से। इसे कहते हैं समाधि प्रथा। और ये प्रथा है साधु सन्यासियों में प्रचलित है प्राचीन काल में। ठीक है, समाधि प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की जो प्रथम रियासत है उसका नाम भी जयपुर, और जयपुर के द्वारा समाधि प्रथा पर रोक लगाई गई थी सन 1844 ईस्वी में। इसके अलावा और देख लेते हैं राजस्थान की कौन कौन सी प्रथा है। समाधि प्रथा हो गई, सागड़ी प्रथा। बताइए सागड़ी प्रथा किसे कहते हैं? क्या है ये सागड़ी प्रथा? क्या होती है सागड़ी प्रथा? की इसमें जमींदार के द्वारा किसी व्यक्ति को पैसे दिए जाते हैं और उसके बदले में उस व्यक्ति को वहां पर जीवन भर कार्य करना पड़ता है। ठीक है,
तो उसके बदले में फिर उसे वेतन भी नहीं मिलता है, उसे कहते हैं सागड़ी प्रथा या फिर कह सकते हैं बंधुआ मजदूर। ठीक है, तो फिर सागड़ी निवारण जो अधिनियम है ये बनाया गया था तब 1961 में। पहले तो देख लेते हैं सागड़ी प्रथा किसे कहते हैं। सागड़ी प्रथा भी बोलते हैं इसे और बंधुआ मजदूर प्रथा भी बोलते हैं। कि इसमें क्या होता है, जमींदार द्वारा किसी व्यक्ति को पैसे दिए जाते हैं, किसी व्यक्ति को पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें जमींदार के द्वारा किसी भी व्यक्ति को पैसे दे दिए जाते हैं और उसके बदले में उस व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, जीवन भर काम। और उसके बदले में उस व्यक्ति को जीवन भर कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है और उस कार्य का उसे वेतन भी नहीं मिलता है और उस कार्य का उसे वेतन नहीं दिया जाता है, वेतन नहीं दिया जाता है। सिंपल भाषा में समझा रही हूँ मैं आपको, ठीक है, यहाँ पर आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसे कहते हैं, सागड़ी प्रथा की जमींदार के द्वारा किसी भी व्यक्ति को पैसे दे दिए जाते हैं और उसके बदले में उस व्यक्ति को वहां पर जीवन भर कार्य करना पड़ता है और फिर उसके बदले में जैसे उससे कोई वेतन नहीं मिलता है। तो सागड़ी जो निवारण अधिनियम है ये कब बनाया गया था, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सागड़ी निवारण अधिनियम, सागड़ी निवारण अधिनियम ये कब बना था, 1961 ईस्वी में। ठीक है, और इसे बंधुआ मजदूर अधिनियम भी कह सकते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं और कौन सी प्रथा है, चारी प्रथा। क्या है ये चारी प्रथा, बताइए। चारी प्रथा किसे कहते हैं, अब देखने वाले हम चारी प्रथा। क्या है ये चारी प्रथा, किसे कहते हैं चारी प्रथा, बताइए। कि इसमें जो क्या होता है, लड़की वाले क्या होते हैं, लड़के के परिवार वालों से है जो कि दहेज के रूप में नकद राशि वसूलते हैं, इसे कहते हैं चारी प्रथा। तो ये कौन से क्षेत्र में प्रचलित है, विशेष रूप से खेराड़ क्षेत्र में ये प्रथा। ये प्रथा खेराड़ क्षेत्र, और खेराड़ क्षेत्र किसे कहते हैं, कौन से जिले आते हैं खेराड़ क्षेत्र में, टोंक और भीलवाड़ा, यानी टोंक और भीलवाड़ा में ये जो प्रथा है प्रचलित है। कौन सी प्रथा, चारी प्रथा। ठीक है, प्रथा प्रचलित थी या प्रचलित है अभी भी। ठीक है, तो चारी प्रथा क्या कहते हैं कि इसमें है जो कि लड़की वाले क्या होते हैं, लड़कों वालों से है जो कि दहेज के रूप में नगद राशि वसूलते हैं। तो देख लेते हैं क्या होता है इसमें, लड़की वाले लड़कों वालों से दहेज के रूप में, दहेज के रूप में नकद राशि वसूलते हैं, वसूलते हैं, इसे कहते हैं चारी प्रथा। और ये कौन से क्षेत्र में प्रचलित है, खेराड़ क्षेत्र में प्रचलित है। समझ में आ गया कि चारी प्रथा किसे कहते हैं कि लड़की वाले लड़कों वालों से दहेज के रूप में नगद राशि ले लेते हैं, इसे कहते हैं चारी प्रथा। इसके अलावा और देख लेते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी प्रथा प्रचलित थी। तो देख लेते हैं बाल विवाह। ठीक है, बाल विवाह। अब बताइए कि बाल विवाह की प्रथा किसे कहते हैं। क्या है ये बाल विवाह, कि जिसमें छोटे बच्चों का विवाह बिना ज्ञान और बिना सहमति के कर दिया जाता है, उसे कहते हैं बाल विवाह। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले बाल विवाह, छोटे बच्चों का विवाह।
छोटे बच्चों का विवाह। छोटे बच्चों का विवाह इसमें क्या होता है? बिना ज्ञान, बिना ज्ञान और बिना सहमति, बिना ज्ञान और बिना सहमति के ही कर दिया जाता है। कर दिया जाता है। समझ में आया? बाल विवाह किसे कहते हैं? कि बच्चों के बिना ज्ञान और बच्चों की बिना सहमति के ही विवाह करना, छोटे बच्चों का, उसे कहते हैं बाल विवाह। ठीक है। और राजस्थान में जो सर्वाधिक बाल विवाह है वे होते हैं आखा तीज के दिन। क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ कि राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कौन से दिन होते हैं? तो वो होते हैं आखा तीज के दिन। आप सभी जानते हैं आखा तीज का त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है? वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक बाल विवाह है वे होते हैं आखा तीज के दिन। तो बाल विवाह को रोकने के लिए हरविलास शारदा के द्वारा, हरविलास शारदा द्वारा, ये सॉरी है ना, हरविलास शारदा के द्वारा क्या किया गया था? 1929 में, 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट पारित किया गया था। कौन सा एक्ट? शारदा एक्ट पारित किया गया। और उसमें लड़के की विवाह की उम्र, लड़के के विवाह की उम्र कितनी रखी गई थी? उसमें रखी गई थी लड़के की विवाह की उम्र 18 वर्ष। कितनी वर्ष? 18 वर्ष। और लड़की की रखी गई थी कितनी वर्ष? 14 वर्ष। ठीक है। 14 वर्ष रखी गई थी। और जो ये अधिनियम है ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1930 को। कब अधिनियम लागू हुआ था? ये 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था ये अधिनियम। 1 अप्रैल 1930 को, 1930 को लागू हो गया। बाद में इस अधिनियम में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 1978 ईस्वी में, जिसमें लड़के की उम्र रखी गई थी फिर 21 वर्ष और लड़की की रखी गई थी 18 वर्ष। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि इस अधिनियम में संशोधन कब किया गया था? तो इस अधिनियम में संशोधन किया गया था 1978, सॉरी, इस अधिनियम में संशोधन, इस अधिनियम में संशोधन 1978 ईस्वी में किया गया। और उसमें रखा गया था लड़के के विवाह की उम्र, लड़के के विवाह की उम्र 21 वर्ष, 21 वर्ष। और लड़की की रखी गई थी 18 वर्ष। समझ में आया? ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि शारदा एक्ट पारित किया था किसके द्वारा? तो हरविलास शारदा के द्वारा। कब? 1929 ईस्वी में। और ये अधिनियम लागू हुआ था 1 अप्रैल 1930 को। बाद में इस अधिनियम में संशोधन कर दिया गया था 1978 ईस्वी में, जिसमें लड़के की उम्र रखी गई थी 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है। बाल विवाह के बारे में आप समझ चुके होंगे। इसके अलावा देख लेते हैं, और बाल विवाह हो चुका है, विधवा विवाह। ये क्या है? विधवा विवाह। जब कोई महिला विधवा हो जाती है तो फिर से उसका विवाह किया जाता है, उसे कहते हैं विधवा विवाह। यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। क्या है ये? विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया था? बताइए, किसके द्वारा बनाया गया था? 1856 ईस्वी में,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी द्वारा बनाया गया था। यानी जो महिलाएं विधवा हो जाती हैं उनका फिर से विवाह किया जाता है, उसे कहते हैं विधवा पुनः विवाह। और विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी द्वारा बनाया गया था। तो फिर आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि विधवा विवाह नामक पुस्तक लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है? चांदतरा शारदा द्वारा। ठीक है। या फिर आ सकता है कि विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने वाली राजस्थान की रियासत कौन सी थी? बताइए, जिसने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था। विधवा जयपुर रियासत थी। विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने वाली राजस्थान की रियासत का नाम था जयपुर रियासत। और जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वारा इसको प्रोत्साहन दिया गया था। समझ गई? यहाँ तक क्लियर हो गया? क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने वाली राजस्थान की रियासत या फिर राजस्थान के कौन से शासक थे? तो सवाई जयसिंह। ठीक है, जिन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था। यहाँ तक भी क्लियर हो गया? ये जो बाल विवाह भी हमने देखा था, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनकर आ सकता है कि जो बाल विवाह है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ से कि बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली राजस्थान की रियासत कौन सी? ये भी देख लीजिए आप। बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत का नाम आपसे पूछा जा सकता है जिसके द्वारा बाल विवाह पर रोक लगाई गई थी। तो जोधपुर। और कब रोक लगाई गई थी जोधपुर के द्वारा? 1885 ईस्वी में। ठीक है, जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप द्वारा। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? इसके अलावा देख लेते हैं, विधवा विवाह का देख लिया हमने। बेगार प्रथा क्या है? ये बेगार प्रथा किसे कहते हैं? बेगार प्रथा जब किसी कार्य को करने के बदले उसका मेहनताना प्राप्त ना हो तो उसे कहते हैं बेगार प्रथा। ठीक है, जब किसी कार्य को करने के बाद भी मेहनताना प्राप्त ना हो उसे क्या कहते हैं? बेगार प्रथा। ठीक है, यानी जब किसी कार्य को किया जा रहा है और उसके बदले में कोई मेहनताना ही प्राप्त ना हो रहा तो उसे कहते हैं बेगार प्रथा। ठीक है, या फिर आ सकता है मोथाणा प्रथा। बताइए क्या है ये मोथाणा प्रथा? क्या है मोथाणा प्रथा? परिभाषा बताइए आप मुझे। किसे कहते हैं मोथाणा प्रथा? जब किसी व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बदले में क्या होता है? आरोपी व्यक्ति को उसका भुगतान करना पड़ता है। किसको? मृतक के परिवार को। उसे कहते हैं मोथाणा प्रथा। समझ में आया? तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, जब किसी व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति मृत्यु हो जाती है तो उस आरोपी व्यक्ति को क्या होता है? तो उस आरोपी व्यक्ति को मृतक के परिवार
भुगतान करना ही पड़ता है, भुगतान करना ही पड़ता है। समझ में आया किसे कहते हैं? क्या लिखा है मैंने कि जब किसी व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस आरोपी व्यक्ति को मृतक के परिवार को भुगतान करना ही पड़ता है, उसे कहते हैं मोथाणा प्रथा। यानी भुगतान तो उसे करना ही पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बदले में उसे भुगतान करना पड़ता है मृतक के परिवार को, उसे कहते हैं मोथाणा प्रथा। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके अलावा देख लेते हैं नाता प्रथा। क्या है ये नाता प्रथा? कौन सी जाति में प्रचलित है नाता प्रथा? तो भील और आदिवासी जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित होती है नाता प्रथा, और इस प्रथा के अंतर्गत है जो कि स्त्री अपने पति को छोड़कर अपनी पसंद के किसी भी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है, उसे कहते हैं नाता प्रथा। समझ में आया? इसे कहते हैं, ये जो प्रथा है भील है, आदिवासी जाति में प्रचलित है। आदिवासी जाति में प्रचलित है। इसमें पत्नी अपने पति को छोड़कर अपनी पसंद की किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। समझ में आया? रह सकती है, उसे कहते हैं नाता प्रथा। समझ में आया कि नाता प्रथा किसे कहते हैं? कि भील और आदिवासी जाति में प्रचलित प्रथा है जिसमें क्या होता है, पत्नी अपने पति को छोड़कर अपनी पसंद के किसी पुरुष के साथ रह सकती है, उसे कहते हैं नाता प्रथा। इसके अलावा कौन सी प्रथा है? नात्रा प्रथा। ये क्या है नात्रा प्रथा? बताइए। कि आदिवासियों में विधवा महिला का पुनः विवाह करवाना। क्या होता है? विधवा महिला का पुनः विवाह करवाना, पुनर्विवाह होना क्या कहलाती है? नाथरा प्रथा। समझ में आया कि नाथरा प्रथा किसे कहते हैं? कि आदिवासियों में विधवा महिला का पुनर्विवाह करवाना या फिर करना होता है नाथरा प्रथा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा और देख लेते हैं कौन कौन सी प्रथा है। केसरिया, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता रह सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या है ये केसरिया? बताइए। केसरिया क्या है? कि राजपूत योद्धाओं के द्वारा युद्ध की भूमि में शत्रु के समक्ष आत्मसमर्पण न कर क्या किया जाता है? युद्ध को लड़कर है जो कि वीर गति को प्राप्त किया जाता है, उसे कहते हैं केसरिया। ठीक है, राजपूत योद्धाओं द्वारा, राजपूत योद्धाओं द्वारा युद्ध की भूमि में, युद्ध की भूमि पर शत्रु के समक्ष आत्मसमर्पण न करके आत्मसमर्पण न करके युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करना। युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाना, ये क्या कहलाता है? केसरिया। आपको समझ में आ गया होगा कि केसरिया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कि राजपूत योद्धाओं के द्वारा युद्ध की भूमि में शत्रुओं के समक्ष आत्मसमर्पण न करके युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होना केसरिया कहलाता है। इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता रह सकता है कि जौहर किसे कहते हैं? बताइए। कि जब राजपूत योद्धाओं के द्वारा केसरिया कर लिया जाता है तो फिर राजपूत जो वीरांगनाएं होती है उनके द्वारा अपने सतीत्व और आत्म सम्मान की रक्षा के लिए क्या किया जाता है? अग्नि में स्नान किया जाता है, इसे कहते हैं जौहर।
ठीक है, समझ में आया? लिख देते हैं यहाँ पर कि जब राजपूत योद्धाओं के द्वारा जुबा कर लिया जाता है, जौहर किया जाता है, तो राजपूत वीरांगनाओं द्वारा अपने सतीत्व, बहुत सिंपल भाषा में समझा रही हूँ मैं आपको, ठीक है, अपने सतीत्व एवं आत्म सम्मान की रक्षा के लिए आत्म सम्मान रक्षा के लिए सामूहिक रूप से क्या होता है, सामूहिक रूप से है जो कि अग्नि में स्नान किया जाता है, सामूहिक रूप से अग्नि स्नान किया जाता है, अग्नि स्नान किया जाता है और इसे ही कहते हैं जौहर। समझ में आया? जब राजपूत योद्धाओं के द्वारा है जो कि केशरिया कर लिया जाता है, तो राजपूत वीरांगनाओं के द्वारा अपने सती को आत्मसम्मान की रक्षा के लिए है जो कि सामूहिक रूप से क्या किया जाता है, अग्नि में स्नान किया जाता है और वे प्रथा कहलाती है जौहर। ठीक है, जौहर। इसके अलावा देख लेते हैं छेड़ा फाड़ना। बताइए छेड़ा फाड़ना किसे कहते हैं? क्या है छेड़ा फाड़ना? कि आदिवासियों में तलाक लेने का एक तरीका होता है, ठीक है, तलाक लेने का एक तरीका है आदिवासियों में तलाक लेने का एक तरीका, तलाक लेने का क्या होता है, ये एक तरीका है, ठीक है। छेड़ा फाड़ना क्या होता है कि आदिवासियों में तलाक लेने का एक तरीका होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है व्यक्ति, इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति पंचायत के सामने पंचायत के सामने पंचायत के सामने अपनी पत्नी अपनी पत्नी की साड़ी का एक हिस्सा फाड़ता हूँ, फाड़ता है। ऐसा करने पर क्या समझा जाता है कि पति के द्वारा पत्नी का त्याग करना, ठीक है, ऐसा करना पति द्वारा पत्नी का त्याग समझा जाता है, त्याग समझा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि क्या कहते हैं छेड़ा फाड़ना क्या है? तो ये तलाक लेने की एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें पंचायत के सामने वो व्यक्ति अपनी पत्नी का क्या करता है, साड़ी का एक हिस्सा फाड़ देता है और ऐसा करने पर क्या समझा जाता है, पति द्वारा पत्नी का त्याग समझा जाता है, इसे कहते हैं छेड़ा फाड़ना। इसके अलावा और देख लेते हैं कौन सी प्रथा है, दापा प्रथा। दापा प्रथा किसे कहते हैं बताइए, किसे कहते हैं दापा प्रथा? वधु के पिता के द्वारा वधु के मूल्य के रूप में है जो कि वर पक्ष से है जो कि मूल्य की राशि ली जाती है, उसे कहते हैं दापा प्रथा। वधु के पिता द्वारा वधु के पिता द्वारा वधु के बदले वधु के बदले वर पक्ष से मूल्य की राशि वसूली जाती है, वसूली जाती है, उसे कहते हैं दापा प्रथा। समझ में आया कि दापा प्रथा किसे कहते हैं? कि वधु के पिता के द्वारा वधु के मूल्य के रूप में है जो कि वर पक्ष से क्या किया जाता है कि मूल्य की राशि है जो कि वसूली जाती है, ठीक है, पैसे वगैरह लिए जाते हैं, उसे कहते हैं दापा प्रथा।
इसके अलावा और कौन सी पड़ता है? हेल्मो। हेल्मो तो आप सभी जानते हैं क्या है? एक सामूहिक सहयोग को कहते हैं, जिसमें व्यक्ति एक दूसरे का मिलकर सहयोग करते हैं। क्या है हेल्मो? सामूहिक सहयोग। और इसमें व्यक्ति मिलकर, इसमें व्यक्ति आपस में मिलकर एक दूसरे का क्या करते हैं? सहयोग। आपस में मिलकर, आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सहयोग करते हैं यानी खेती बाड़ी आदि कार्यों में सहयोग करते हैं, इसे कहते हैं हेल्मो, यानी सामूहिक सहयोग को हेल्मो कहा जाता है। ठीक है, हेल्मो हो गया। इसके अलावा झगड़ा। बताइए झगड़े की प्रथा क्या होती है? क्या है ये झगड़ा? क्या है झगड़ा? एक क्या होता है झगड़ा? प्रतिपूर्ति राशि होती है और उस व्यक्ति के द्वारा मांगी जाती है जिसकी पत्नी उसे छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ चली गई है। ठीक है, और इस राशि का जो निर्धारण है वे किया जाता है पंचायत के द्वारा। ठीक है, तो उसे कहते हैं झगड़ा। यानी एक प्रतिपूर्ति राशि होती है, एक प्रतिपूर्ति राशि होती है, उस व्यक्ति द्वारा मांगी जाती है जिसकी पत्नी उसे छोड़कर, उस व्यक्ति द्वारा मांगी जाती है जिसकी पत्नी, उस व्यक्ति के द्वारा मांगी जाती है जिसकी पत्नी उसे छोड़कर, उसे छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ चली गई हो। चली गई हो। पंचायत के द्वारा इस राशि का निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा? पंचायत द्वारा इस राशि का निर्धारण किया जाता है। समझ में आया? क्लियर हो गया? क्या है झगड़ा? कि एक प्रतिपूर्ति राशि होती है और उस व्यक्ति के द्वारा मांगी जाती है जिसकी पत्नी उसे छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ में चली गई हो, तो पंचायत के द्वारा ही इस राशि का निर्धारण किया जाता है, इसे कहते हैं झगड़ा। इसके अलावा और देख लेते हैं कौन कौन सी प्रथा रह रही है। झगड़ा एक प्रथा और रह रही है खोपड़ी की रस्म, और जो खोपड़ी की रस्म है कांसी जनजाति में प्रचलित है और कांसी जनजाति आप सभी जानते हैं कहाँ पर निवास करती है? भरतपुर में। ठीक है, तो देख लेते हैं जो खोपड़ी की रस्म है ये क्या है, इसे कहते हैं खोपड़ी की रस्म। ये रस्म क्वेश्चन बनकर आता है कि खोपड़ी की रस्म कौन सी जाति में प्रचलित है? तो कांसी जनजाति में प्रचलित है। और इसमें क्या है, कौन सी प्रथा है खोपड़ी की? इसमें क्या होता है कि नव विवाहिता को विवाह के बाद है जो कि अपनी चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ती है, इसे कहते हैं खोपड़ी की रस्म। ठीक है, इसमें विवाहिता को, इसमें विवाहिता को विवाह के बाद कितनी प्रथा है? इसमें विवाहिता को विवाह के बाद अपने चारित्रिक पवित्रता परीक्षा देनी होती है। समझ में आया कि खोपड़ी की रस्म किसे कहते हैं? पहली बात तो ये जो खोपड़ी की रस्म है ये कांसी जनजाति में प्रचलित है और इसमें विवाहिता को क्या करना पड़ता है कि विवाह के बाद अपने चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी होती है, तो इसे कहते हैं खोपड़ी की रस्म। तो ये थी राजस्थान की प्रमुख प्रथा है और जहाँ से एग्जामिनेशन बनकर आ सकता है वही थोड़ी आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाई गई है। आशा और उम्मीद है कि आज की क्लास आपको जरूर पसंद आएगी
क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।